रामगढ़ नामक गांव में राघवेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। जाति का दलित था, पढ़ने में होशियार, समझदार और अच्छे स्वभाव वाला था। अपने गांव में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लखनऊ चला गया। गांव में सिर्फ 10वीं तक ही स्कूल था। राघवेंद्र के पिताजी के पास अच्छी खेती थी, पढ़े लिखे लोग थे। राघवेंद्र के चाचा लखनऊ में अध्यापक थे। उन्होंने ही राघवेंद्र को लखनऊ भेजने के लिए उन्होंने कहा, भाई साहब आपका लड़का पढ़ने में अच्छा है, इसे लखनऊ भेज दो, कुछ पढ़ लिख के बन जाएगा। अपने अनुज की बात मानकर राघवेंद्र का दाखिला लखनऊ में कराया गया। राघवेंद्र ने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इसके साथ ही लखनऊ में स्नातक की योजना बनाई। परिवार का सहयोग मिला तो राघवेंद्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्नातक के लिए चयनित हो गया। आज क्लास का पहला दिन था। राघवेंद्र क्लास में बैठा कि उसके पास एक सुंदर सी लड़की आकर बैठ गई। लड़की ने राघवेंद्र का नाम पूछा। फिर थोड़ी सी बातचीत हुई कि अध्यापक आ गए। तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। अध्यापक के किए गए सवालों को राघवेंद्र ने एकदम सही उत्तर दिए। क्लास के सभी राघवेंद्र से आकर्षित थे और वो पड़ोस वाली लड़की भी। तभी राघवेंद्र ने पूछा, आपका नाम? लड़की ने बोला, श्वेता सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं सीतापुर ज़िले के रामगढ़ से हूँ। अरे वाह, मैं भी उसी गांव का हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी के बड़े भाई सरपंच हैं वहाँ, लेकिन मैं लखनऊ में पिताजी के साथ रहती हूँ। छुट्टियों में गांव जाती हूँ। उसके बाद दोनों साथ ही बैठते पढ़ते थे। राघवेंद्र उस लड़की को भी पढ़ने में मदद करने लगा। दोनों साथ घूमते खाते पीते। एक दिन राघवेंद्र लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढ रहा था। तभी श्वेता भी आ गई। ओ हीरो, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, ब्रह्म पिशाच के बारे में। वो क्या होता है? इसमें लिखा है, जब कोई अच्छा व्यक्ति, ज्ञानी आदमी बिना समय के मर जाता है, उसकी आयु पूरी ना हुई हो, तो वो ब्रह्म पिशाच बन जाता है। उसमें भी शैतानी शक्तियाँ आने लगती हैं। क्या यार, कुछ भी, चलो ना कुछ खाते हैं। राघवेंद्र फिर भी सोच में पड़ा हुआ था। श्वेता ने राघवेंद्र से कहा कि वो उसको पसंद करती है। तब राघवेंद्र ने भी कहा कि वो भी उसे पसंद करता है। लेकिन राघवेंद्र ने कहा, देखो, मैं नीच जाति का हूँ, भले ही घर से संपन्न हूँ, लेकिन क्या हमारी कहानी आगे बढ़ पाएगी? श्वेता ने कहा, तुम किस जमाने में जी रहे हो? आजकल ये जातिवाद कुछ नहीं है। सही समय पर घर वालों को समझाकर बता देंगे। बस जल्दी से अच्छी जगह सेटल हो जाओ। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, राघवेंद्र अपने गांव के लिए निकला। राघवेंद्र गांव घूम ही रहा था कि तभी उसकी नज़र श्वेता पर पड़ी। श्वेता अपने ताऊजी की खेत में अपनी बहनों के साथ थी। राघवेंद्र को देखकर श्वेता भी मुस्कुराई। तभी उसकी एक बहन, क्या दीदी, आप भी इन नीच जाति वालों को देखकर मुस्कुरा रही हो? ये सुनकर राघवेंद्र वहाँ से चला गया। फिर कभी गांव में श्वेता से नहीं मिला। कॉलेज के खुलने के बाद राघवेंद्र दोबारा लखनऊ आ गया था। कॉलेज में फिर श्वेता मिली। राघवेंद्र ने उनसे बात तक नहीं की। वो सीधा लाइब्रेरी चला गया। वहाँ श्वेता फिर आ गई। राघवेंद्र के पास वाली सीट पर बैठकर बोली, तुम मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हो? राघवेंद्र ने कहा, चल आप बाहर चल के बात करते हैं। उसने कहा, ब्रह्म पिशाच का आखिरी भाग पढ़ लूँ? अब ये आखिरी भाग में क्या है? इसमें लिखा है, ब्रह्म पिशाच की शक्तियाँ अत्यंत प्रबल होती हैं। केवल उसे 2 तरीकों से ही मारा जा सकता है। एक तो वह खुद को मार ले और दूसरा शिवाष्टक मंत्र लगाया जाए, वो भी अमावस्या को। जिसके बाद दोनों बाहर आ गए। देखो श्वेता, हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें मुझसे दूर ही जाना होगा, क्योंकि ये जातियों की बेड़ियों ने हमारे इश्क को जकड़ कर रखा है। हमारे गांव वाले, घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब मुझसे कभी मत मिलना। उस दिन के बाद से राघवेंद्र का श्वेता से मिलना बंद हो गया। दोनों ना तो एक साथ बैठते थे, ना ही बात करते थे। एक दिन श्वेता
रोड पार कर रही थी। सामने से राघवेंद्र भी आ रहा था। तभी अचानक से तेजी से एक ट्रक श्वेता की तरफ बढ़ा। उससे पहले ट्रक श्वेता को टक्कर मारता राघवेंद्र ने फुर्ती से उसे बचा लिया। श्वेता ने बोला, क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते, तुम्हें मेरी क्या परवाह है? राघवेंद्र जाने ही वाला होता है कि श्वेता ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कसम खा के कहो मेरी, हम साथ इस दुनिया से लड़ सकते हैं, बस तुम मेरे साथ तो रहो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं राघवेंद्र। फिर दोनों दोबारा एक साथ रहते हैं। कभी जन्मदिन पर मिलना, गिफ्ट देना, उनका प्रेम हंसी खुशी चल रहा था। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुए। राघवेंद्र श्वेता फिर गांव में मिले, लेकिन बोले नहीं। एक दिन श्वेता अपने ताऊ के बाग में आम खा रही होती है। तभी राघवेंद्र भी वहां पर आ गया। उसकी बहनें पास के बाग में ही थी। दोनों बात कर रहे होते हैं कि श्वेता के पिता और ताऊ दोनों ही आ जाते हैं। तुम इस नीच जात से क्यों बोल रही हो? अरे ये हमारे ही क्लास में पढ़ता है ताऊ, बस पढ़ाई लिखाई का पूछ रही थी। भाड़ में गई पढ़ाई लिखाई, आगे से तुम इससे बात तक नहीं करोगी। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। एक दिन श्वेता गांव के तालाब के पास बैठी थी। अचानक वहां पर राघवेंद्र आ गया। दोनों एक दूसरे के पास बैठे ही होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी बातें करते करते श्वेता राघवेंद्र का हाथ पकड़ लेती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं कि उसकी बहन उसे देख लेती है। श्वेता के घर जाने के बाद उससे पूछताछ होने लगती है। ताऊ, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी भी करेंगे। तभी ताऊ श्वेता को थप्पड़ मारते हुए, प्रेम और उस नीच जात वाले से? ये इस जीवन में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं होगा। राघवेंद्र को उसके माँ बाप के साथ बुलाया जाता है। उसे जाति सूचक गालियाँ देकर बेइज्जत किया जाता है। उसके माँ बाप से, देखो रे, तुम्हारे लड़के की हिम्मत, हम उच्च जात वालों की बराबरी और हैसियत नहीं, शादी तो खाक नहीं होगी। राघवेंद्र, लेकिन आज तो ज़माना बदल चुका है, अब लोग साथ रहते हैं। ना जाने कितने लोगों ने अलग अलग जातियों में शादियां की हैं और की होंगी, लेकिन हमारे घर की लड़की नीच जात में नहीं जा सकती। ठीक है, फिर हम भाग के शादी कोर्ट में कर लेंगे। इतना ही कहना होता है कि श्वेता के ताऊ भाई मिलकर राघवेंद्र को मारने लगते हैं। श्वेता उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानते। सारे गांव वाले उसे देख रहे होते हैं, पर कोई बचाने नहीं आता। तभी एक तेज प्रहार राघवेंद्र के सर पर लगता है। तभी राघवेंद्र मरते हुए बोलता है, मैं मर तो जाऊंगा, पर कसम खाता हूँ इस गांव की एक भी लड़की की बारात गांव में होने नहीं दूंगा। और उसके बाद राघवेंद्र की मौत हो जाती है। इसकी भी लाश उस कुएं में डाल दो, ताकि लोगों को पता लगे कि ऊंच जात में प्रेम करना क्या होता है। राघवेंद्र की लाश एक कुएं में फेंक दी जाती है। उस कुएं के ऊपर एक बरगद का पेड़ होता है। अगले दिन पुलिस आती है। लोगों को दबाव देकर राघवेंद्र की हत्या को खुदकुशी दर्ज करवा दी जाती है। आज अमावस्या की रात है। रात में अचानक तेज हवा चलती है। राघवेंद्र की आंख खुलती है। अरे, मैं कहाँ हूँ? तुम स्वर्ग में हो, लेकिन तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आज से तुम ब्रह्म पिशाच के रूप में घूमोगे। तुम्हारे पास अनंत शक्तियाँ होंगी। तुम जब स्वयं से चाहोगे तभी मुक्ति मिलेगी। बस शिव अष्टक से तुमको मारा जा सकेगा। यह कहकर यमदूत चला जाता है। आज इस बरगद पर तुम विराजोगे। अब राघवेंद्र ब्रह्म पिशाच बन चुका था। श्वेता तो अगले दिन ही लखनऊ चली गई थी। आज रात अगले महीने की अमावस्या थी। गांव के एक घर में शादी थी। सब लोग बारात का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बारात गांव की सीमा पर पहुंची कि अचानक बारात की गाड़ियां रुक गईं। तभी सबसे आगे वाले ड्राइवर ने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था। तभी लोग गाड़ी से बाहर निकलना शुरू हुए। जैसे ही लोग बाहर आए, उन्हें पता लगा
सड़क पर व्यक्ति खड़ा है, उनकी तरफ बढ़ भी रहा है। भयानक सी शक्ल के साथ उसके हाथों से चिंगारियां निकल रही थी। तभी सभी लोग गाड़ियों में बैठना शुरू हो गए। लोग जैसे ही गाड़ियों में बैठ गए वैसे ही सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गईं। उस भयानक आकृति ने लोगों से कहा, केवल दूल्हे को छोड़कर सब वापस चले जाएं। सारे लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि वो भयानक आकृति ने दूल्हे को हवा में उड़ाकर उसी बरगद के पेड़ पर टांग दिया था। वो दूल्हा उस पेड़ पर मरा हुआ टंगा था। लड़की वाले भी उस घटना को सुनकर आ गए। साथ ही श्वेता का ताऊ और उसके भाई भी। दूल्हा पेड़ पर टंगा ही था कि अचानक एक आंधी चली। वो भयानक आकृति पेड़ से नीचे आई। हा, मैंने कहा था ना कि मेरे मरने के बाद मैं इस गांव में कोई भी शादी नहीं होने दूंगा। जैसे ही लोगों ने देखा, अरे ये तो राघवेंद्र था, पर ये तो मर चुका था। हाँ, लेकिन अब मैं तुम सबकी मौत बनकर ब्रह्म पिशाच बन गया हूँ। अब इस गांव से एक भी शादी नहीं होगी, कोई लड़की नहीं ब्याही जाएगी। तुम सब उस दिन मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे ना। लोग राघवेंद्र की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। अगले 1 साल तो कोई शादी गांव में नहीं हुई, ना ही कोई उस पेड़ के पास जाता था। लेकिन एक व्यक्ति ने पूर्णिमा को अपनी बेटी की शादी की बारात गांव में आ गई। ब्रह्म पिशाच की शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थीं। पूर्णिमा का चांद उसकी शक्ति को कमज़ोर कर रहा था। जयमाला चल रहा था, शादी भी हो गई थी। अगले दिन विदाई होकर लड़की भी चली गई। ब्रह्म पिशाच फिर उस दूत के पास गया। उसने सारी घटना बताई। उसने बताया कि तुम्हारी शक्तियाँ पूर्णिमा के दिन कमज़ोर हो जाती हैं। अमावस्या को तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हो। अगर तुम्हें अपनी शक्तियाँ बढ़ानी हो तो तुम्हें 6 महीने महाकाल की तपस्या करनी होगी। अगले दिन से ब्रह्म पिशाच तपस्या में लग गया। लोग समझ गए थे पूर्णिमा को ब्रह्म पिशाच की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। 6 महीने तक उस गांव के लोगों ने खूब अपनी अपनी लड़कियों की शादियां करवाईं। उस 6 महीने में 12 शादियां हुईं। 6 महीने बीत चुके थे। महाकाल ने ब्रह्म पिशाच को पूर्णिमा की शक्तियां भी दे दीं। अगले दिन जिन लड़कियों की शादियां हुई थी सब रक्षाबंधन पर अपने घर आई थीं। जिन लड़कियों के पति आए थे उन सबको ब्रह्म पिशाच ने मौत के घाट उतार दिया था। तुम सबको लगा मैं डर गया था। मैं पहले से भी अब और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। सारे गांव में सन्नाटा था। पुत्रियों के पिता, बहनों के भाई सब चिंतित थे। काश उस दिन उसे मरने से रोक लिया होता, लेकिन सरपंच का विरोध कौन सहता। और फिर गलती उसकी भी तो थी। नीच जाति का होकर सरपंच के घर की लड़की पर हाथ डालेगा। तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोग रात के सन्नाटे में नहीं निकलते थे। ब्रह्म पिशाच की एक खास बात ये भी थी, उसने दुल्हनों के पतियों के अलावा मजाल है जो किसी को परेशान किया हो। अभी कल की ही बात थी। हरिया का लड़का जो 5 साल का था, खेलते खेलते उसी कुएं के पास पहुंच गया। पूरे गांव में बात फैल गई। लगता है आज हरिया का लड़का भी गया। बेचारे ने बड़ी मन्नतों से मांगा था। सारा गांव उस कुएं से दूर था। सब तमाशा देख रहे थे। बच्चा कुएं के पास ही खेल रहा था। कोई पास जाने को भी तैयार नहीं था। सबको डर ब्रह्म पिशाच का था। तभी खेलते खेलते बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। लोगों को लगा बच्चा गिरकर मर गया होगा। तभी अचानक एक आंधी सी उठी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला भाग बहुत जल्द आएगा।